Good evening, everyone, and welcome to the first practice session for FR September 2023 एग्जाम। आज का क्या एजेंडा रहेगा? पहले तो मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आज के सेट टारगेट में से कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी तो वो सॉल्व कर दूंगी। अगर उसके बाद में हमारे 1 घंटे की पढ़ाई में कुछ टाइम बचेगा तो प्रॉब्लम्स मैं क्रिएट करूंगी और आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, ये जो भी प्रैक्टिस सेशन हो रहा है दिस विल बी अपलोडेड टू दी LMS। तो जो भी लोग इसको अटेंड नहीं कर पाएंगे वो बाद में देख सकते हैं। इसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस जो कराऊंगी वो आपको मिलेंगे नहीं, मतलब वो पीपीटी के थ्रू नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? इसलिए ताकि आप लोग उनको यही प्रैक्टिस करें, वरना वहां मिल जाएंगे तो नेक्स्ट सेशन से आप लोग भी आना बंद कर दोगे। सो ये 1 घंटा टाइम मैनेजमेंट के लिए भी है, थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए भी है और अपनी प्रॉब्लम्स पूछने के लिए भी है। तो सबसे पहले आप सबसे मुझे 1 बाय 1 ये जानना है कि क्या चैप्टर नंबर 1 और 2 का टारगेट सबका कंप्लीट हुआ? किस किस का कंप्लीट नहीं हुआ पहले वो अपना हैंड रेज करो। जूम में सबको रिएक्शंस देने आते हैं? आपके पास जो ड्रॉप डाउन आता है जूम का, जो टूल्स होते हैं उसमें ना एक रिएक्शंस का बटन दिखेगा, रिएक्शंस में रेज हैंड मिल जाएगा। रेज हैंड करना अगर चैप्टर नंबर 1 और 2 आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, जस्ट रेज योर हैंड, वरना मैं अज्यूम ये कर लूंगी कि तुमने सबने कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब सबने कंप्लीट किया है। ओके, इंप्रेसिव, ठीक है। ओके, कृतिका ने नहीं किया है, राघव ने नहीं किया है, हरीश ने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? एक एक करके पूछती हूँ। कृतिका, क्यों नहीं किया भाई? मैम थोड़ा सा पेंडिंग है। चैप्टर 1 हो गया, 2 पेंडिंग है। चैप्टर 1 में तो कुछ है ही नहीं यार। कृतिका, ज्वाइन कब किया है? मैंने अभी किया लास्ट वीक। लास्ट वीक किया है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, लास्ट वीक भी नहीं, मंडे किया है। मंडे किया है, हाँ तो फ्राइडे सैटरडे को मिला था मुझे लॉगिन क्रेडेंशियल्स। ठीक है। ओके, ठीक है। सो आई गिव यू दैट लिवरेज। ओके, राघव। एंड सेम चल रहे हैं। हाँ, एंड सेम चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? सेमेस्टर्स चल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ। फेयर इनफ। ओके, हरीश। मैम वो रिवाइज होने का है, पढ़ा तो था बट एक बार रिवाइज होने का, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट का। अच्छा, ठीक है। ओके, रोहित। रोहित सिंह, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, पहले तो वीडियो ऑन करो। यस मैम। अब बताओ। रोहित, आप तो यार वेब सीरीज के एक्टर लगते हो। कौन सी वाली सीरीज में? विलन ही लगता हूँ, इधर तो नहीं लगता है। नहीं नहीं, आजकल एक्टर्स की वैल्यू होती है, विलेन या उसकी नहीं होती है। हाँ, लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिए थे जो आपके रिकॉर्डिंग वाले हैं, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है। प्रैक्टिस नहीं करी है, ठीक है। निखिल, निखिल आहूजा। Yeah, ma'am, actually, वीडियो बंद है। I am traveling right now, so that's why just coming back from office. Yeah. Okay, okay, okay. And So, target not completed. yeah, ma'am, actually, I was having my postgrad exams, so just finished up with that yesterday. चलो, okay. पूजा। Ma'am, I haven't went through the questions, but I've revised the provisions. Actually, I was also occupied with some other exams. ठीक है, देखो अब ये जितने भी बच्चे तुम कर नहीं पाए हो ना, नेक्स्ट वीक तक आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा कि तुम लोग उस लेवल पे आने लग जाओगे जहां पे पीछे वाला पोर्शन करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एक बार टारगेट मिस होता है ना, फिर वो आगे वाले सारे मिस होते चले जाते हैं। सो ट्राई टू कंप्लीट इट एज फास्ट एज पॉसिबल। और अभी तुम्हारे पास अभी पढ़ने के लिए वीकेंड मिलेगा। ये वाली क्लास वीक डेज पे है, शायद नेक्स्ट वाली तुम्हारी वीकेंड्स पे आनी चाहिए। तो वीकेंड्स को खूब यूटिलाइज करो एंड रीच इन टाइम। जो टारगेट है वो टाइम पे कंप्लीट करना। अब आती हूं मैं प्रॉब्लम्स की तरफ। अब प्रॉब्लम्स कैसे पूछूंगी? सबसे पहले वो लोग प्रॉब्लम्स पूछेंगे जिनको सिर्फ एक एक प्रॉब्लम ही है, ठीक है। मैं एग्जाम किट आपके सामने खोलती हूँ। एग्जाम किट में से आई होप आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी। कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है तो वो मैं बिना बुक के वैसे बता दूंगी, तुम मुझे बता देना कि कहां पे अटके हुए हो। सो आई विल ओपन द एग्जाम किट फर्स्ट। और किस किस की प्रॉब्लम सिर्फ एक एक ही है, सबसे पहले वो हैंड रेज करके पूछो, बाकी लोग हाथ नीचे कर लो अपने अपने। एग्जाम किट सामने मैंने खोल ली है, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। आई विल शेयर दैट स्क्रीन। पूजा, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है? No, ma'am, actually, ये पहले वाला हैंड रेज है, ओके। तो हाथ नीचे कर लो। अब एक ही प्रॉब्लम वाले लोग आ जाओ भाई। yes, ma'am, done. सृष्टि, सृष्टि हैज गॉट 1 प्रॉब्लम। सृष्टि बोलो।
मैम मुझे अभी सिर्फ क्वेश्चन 228 में डाउट था कि जो हम 228 यस मैम अयो सेक्शन 228 पे तुम कैसे पहुंची? वो सेक्शन बी वाला जो क्वेश्चन था। अच्छा 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 ओके 228 अच्छा विंग डैमेज कि मैम विंग वाला हमें कैपिटलाइज करना चाहिए ना, दूसरा तो समझ आता है कि वो एक्सपेंस टू पीएनएल होना चाहिए, बिल्कुल बट इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट। बताती हूँ देखो इसको रीड करते हैं, ये बाकी लोग भी सुनेंगे. A wing was also damaged but was repaired at a cost of $3 million. The accident also caused cosmetic damage. ये कॉस्मेटिक डैमेज का मतलब क्या होता है? छोटा मोटा डैमेज जो थोड़ा बहुत लुक्स में गड़बड़ कर देता है, दैट इज कॉस्मेटिक डैमेज टू द एक्सटीरियर ऑफ द एयरक्राफ्ट. मतलब एयरक्राफ्ट की जो एक्सटीरियर लुक होती है उस पर डैमेज आया है. विच रिक्वायर्ड रीपेंटिंग at a cost of $2 million. Repainting is the word. तो अब एक एक करके देखते हैं. Identify the correct treatment for the $3 million repair cost to the wing and $2 million repainting of the aircraft. सृष्टि, आपने क्या सोच के आंसर मार्क किया और आपको पीछे क्या आंसर मिला, ये बताओ. मैं फिर तुम्हें उससे बताती हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को तुम खुद से कैसे सॉल्व कर लोगे. बताओ. एज पर यू 3 मिलियन की रिपेयर कॉस्ट को करना चाहिए था कैपिटलाइज. यस मैम. इन्होंने क्या किया? एक्सपेंस किया. क्या रीजन दिया? रीजन नहीं दे पाई थी गली. रीड करो. इन्होंने पक्का रीजन दिया होगा. both costs will be regarded as repairs and must be expensed. नो रीजन. मैम अच्छा चलो, बाकी लोगों ने, किसी ने ये क्वेश्चन किया होगा? somebody must have done this question यार. बताओ. so why is to be expensed? ये तो actually it should be capitalized. repair to the wing. मैंने क्वेश्चन नहीं किया है बट आई कैन ट्राई स्टिल. हाँ प्लीज. why this should not be capitalized? कैपिटलाइज्ड बिकॉज इट शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड बिकॉज उससे कुछ मटेरियल डैमेज ऐसा नहीं हुआ है कि एसेट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन. हमने रिपेयर करके द एसेट कैन बी यूज्ड अगेन, दैट्स व्हाई वी आर क्लासिफाइंग इट एज एन एक्सपेंस. सृष्टि, जो कॉन्सेप्ट आपने लगाया बिल्कुल सही लगाया. क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ना इस चीज की क्लैरिटी नहीं है कि ये जो विंग पे डैमेज हुआ है ये किस हद तक का डैमेज हुआ है. सिर्फ इसीलिए इन्होंने अज्यूम ये कर दिया कि हम इसको फिर एक्सपेंस कर देंगे. हाँ, अगर इन्होंने ये बोला होता ना दैट दी विंग हैज बीन डैमेज्ड इन सच अ वे कि ये रिपेयर जब तक हम नहीं करेंगे तब तक वो उड़ने लायक ही नहीं है प्लेन, तो बात समझ में आती कि फिर इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया. जहां क्लैरिफाइड नहीं होता वहां पे भी ऑलवेज अज्यूम कि उसको एक्सपेंस आउट कर दो. एक बिजनेस को फायदा होता है उस चीज में, जो भी खर्चा हुआ है वो फटाफट उसी साल के P&L से निकल जाता है. वरना खामखा में आप उसको कैपिटलाइज करते हो, हर साल का डेप्रिसिएशन क्लेम करते रहते हो, तो वो खर्चा निकालना मुश्किल हो जाता है. इसलिए बिजनेस हमेशा कोशिश ये करेगा कि ज्यादा से ज्यादा आइटम हम कर दें एक्सपेंस आउट. और यहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी इसलिए एक्सपेंस आउट किया है. ठीक है, गॉट द आंसर? यस मैम. चलिए जी, ओके. सृष्टि के बाद में कोई और है जिसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है? देन आई विल स्टार्ट गोइंग क्रोनोलॉजिकली. ओके, नहीं है कोई भी. ठीक है, श्रुति तालियां क्यों बजाई आपने? हेलो, बाय मिस्टेक. हाँ बताओ. एक्चुअली मुझे सेकंड क्वेश्चन में डाउट था. सेकंड क्वेश्चन में किसी में कोई डिसमेंटलिंग तो नहीं है? हाँ जी मैम. I was waiting for that question to come as a problem. मुझे पता था वो पक्का आएगा. इतिहास गवाह है कि हर बैच को वो प्रॉब्लम जरूर आती है. ओके, अब इसके साथ लिखो, तुम सबने ये अगर करा है तो पक्का तुम्हें इसमें प्रॉब्लम आएगी. लेकिन जिन लोगों ने पढ़ाई करी नहीं है उनको पता ही नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम आएगी. इसको लिखो, दिस क्वेश्चन कैन बी डन ओनली वंस यू आर थ्रू विद लीजेस. व्हाई? ये कुछ इस तरह की कॉस्ट्स होती हैं जो फ्यूचर में इनकर की जाती हैं. अगर तुम लोगों ने मेरा चैप्टर नंबर 1 भी देखा होगा या 2 भी देखा होगा, उसमें भी डीकमीशनिंग कॉस्ट का कुछ रेफरेंस था और मैंने उस टाइम पढ़ाते टाइम भी उसको टाला था कि इसको अपन बाद में करेंगे. क्यों? क्योंकि ये वो वाली कॉस्ट है जो आप फ्यूचर में इनकर करेंगे. तो जो कॉस्ट फ्यूचर में इनकर होती है उनको हम आज कैसे रिकॉर्ड करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू पे. ये प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको लीजेस में सबसे पहले आएगा.
क्योंकि लीजेस में भी यही होगा कि आप जो लीज रेंटल्स पे करेंगे वो फ्यूचर में पे करेंगे, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू को आप आज ही बुक करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इसके साइड में नोट डाल लो कि दिस कैन बी डन ओनली वंस लीजेस इज डन। तो लीजेस के बाद में आप इसको समझ जाओगे। इस क्वेश्चन को इसलिए साइड में पार्क कर देना एक बार, ठीक है? ओके मैम। और मैम बताइए। मेरा एक डाउट था 289 से ही रिलेटेड जो अभी हमने डिस्कस किया, सॉरी 228। सो एक्चुअली विंग जो है, इफ इट इज डैमेज देन एरोप्लेन कैन नॉट फ्लाई। सो या सो उसको कंसिडर करते हुए मैंने भी यही कंसिडर किया दैट इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। ओके, सो आई एम confused about this. तो अब सुनो, डैमेज दो तरीके होते हैं। एक हो गया कि इस तरह का डैमेज हुआ, जैसे हम जो विंग देखते हैं ना, उसमें दो तीन तरह के इस तरह के फ्लैप्स होते हैं। इफ यू हैव सीन एन एयरक्राफ्ट, उसमें बहुत सारे Yes, पार्ट्स ma'am. भी लगे होते हैं। तो डैमेज को हम डेंटिंग डैमेज भी बोल सकते हैं, या फिर वो जो फ्लैप्स होते हैं उसमें से एक फ्लैप ढंग से नहीं ऊपर उठ रहा है, वो भी हो सकता है, विच मे नॉट मेक सच अ प्रॉब्लम कि एयरक्राफ्ट उड़ ही नहीं पाएगा until and unless specified, because wing में भी अपने आप में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब पता नहीं कौन सा कंपोनेंट डैमेज है, पता नहीं पूरा विंग डैमेज है क्या, कोई क्लैरिटी नहीं है। सो योर पॉइंट इज राइट कि इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हम डिलेमा में गलती कर बैठते हैं। दैट इज वाई आप कितने भी इंटेलिजेंट बन जाओ 100 on 100 नहीं आ पाते, क्योंकि कई बार आपका सोचने का पर्सपेक्टिव और एग्जामिनर का सोचने का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफर कर जाता है। तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कुछ भी कि ये जो विंग डैमेज है दिस इज अ मेजर डैमेज। पता नहीं कैसा डैमेज है, हो सकता है हल्का सा यूं मुक्का मार के उसको थोड़ा सा डेंटिंग ठीक करनी हो, या फिर हो सकता है उसके कुछ स्क्रू की तरफ कुछ मुड़ गया हो, या हो सकता है एक पार्ट ही हो जो ऐसा निकल गया हो। 3 फ्लैप्स होते हैं, 3 में से एक निकल गया। इंजन्स भी 3-4 होते हैं, उसमें से सारे इंजन्स फेल हो जाए, सिर्फ एक भी चलता रहे तो भी एयरक्राफ्ट उड़ सकता है। हालांकि वो सेफ नहीं है पर उड़ तो सकता ही है। ठीक है, सो इन But चीजों then- में तुम्हें हमेशा ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन खुद क्लैरिफाई करे। क्वेश्चन शुड क्लैरिफाई दिस कि एग्जैक्टली ये जो डैमेज है ये किस हद तक का है, या रिपेयर है ये किस हद तक की है, आप पता नहीं कर पाओगे वरना उसमें। ठीक है, बट मैम देन फिर इन सच सिचुएशंस जहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं है तो फिर तो सब कुछ जजमेंटल ही है ना। तो हमेशा एक्सपेंस करना है उसको। ठीक है, ठीक है, तो हमेशा अब क्या है, यहाँ पे आपको एसीसी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेंगी। तो एग्जामिनर की प्रैक्टिस ये होती है कि जहां क्लैरिटी नहीं है वहां कैपिटलाइज मत करो, वहां एक्सपेंस आउट कर दो, और जहां क्लैरिटी है उसको कैपिटलाइज करो। ठीक है, क्लियर एवरीवन? इस बात को नोट डाउन कर लो कि खर्चे को कैपिटलाइज हमें तभी करना है जब क्वेश्चन में क्लियर कट उस बात का इंडिकेशन हो, वरना हम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, एक्सपेंस कर देंगे, P&L में डाल देंगे उसको। गॉट इट मैम? बोलो बोलो। हेलो मैम, आई एम ऑडिबल? हाँ जी, यस यस यू आर ऑडिबल। मैम मैं कह रहा हूँ कि अगर डेंट वगैरह है तब तो मैम 3 मिलियन का खर्चा थोड़ी हो सकता है, मतलब अगर लॉजिकली देखें तो। नहीं हेमंत, कुछ नहीं कह सकते। अगर एयरक्राफ्ट खुद 200 मिलियन का है तो अपन कुछ नहीं बोल सकते, वी हैव नो क्लूज। तो अमाउंट के हिसाब से मत जाओ, अपने लिए तो 3 लाख भी बहुत बड़ी चीज है, कैपिटलाइज कर देंगे, पर एयरक्राफ्ट में 3 लाख इज नथिंग। ठीक है, ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पे आती हूँ। अनुष्का, बताओ अनुष्का। अनुष्का वर्मा, अनुष्का शर्मा। यस मैम। मैम अगर रिवैल्यूएशन में हमारी प्रॉपर्टी का अमाउंट गिर रहा है तो उस पे जो लॉस होगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही लेके जाते हैं ना, मतलब उसका ट्रीटमेंट जैसे इम्पेयरमेंट में होता है वैसे ही होता है ना, क्योंकि फर्स्ट नहीं एक मिनट, कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रही हो जो IAS 16 में कवर्ड होगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। यस मैम। अगर उसमें वैल्यू नीचे गिर गई, अगर इसी प्रॉपर्टी के ऊपर पहले कभी कोई भी रिवैल्यूएशन गेन बनाया था, रिवैल्यूएशन सरप्लस बनाया था, सबसे पहले उससे चार्ज करो। हाँ मैम। ठीक है, अब लेट्स सपोज ऐसा हुआ कि, एक मिनट रुकना, स्क्रीन पे एक्सेल आ गई क्या सबके? यस मैम। ठीक है, देखो अब ऐसा हुआ कि हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, उस प्रॉपर्टी के ऊपर हमने पहले कभी रिवैल्यूएशन गेन से एक रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट किया था। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस था लेट्स सपोज $20,000 का, एक रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ। अब क्या हुआ, अब इसको होता है रिवैल्यूएशन लॉस।
लेट्स सपोज ये लॉस होता है 8,000 का, तो मैं क्या करूं, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस से 8,000 निकाल लूं। यस मैम। और रिवैल्यूएशन सरप्लस को अब कितना बना दूं? 12,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? आपका असेट गिरता है तो उसको तो करो क्रेडिट, ठीक है। नुकसान को कहां से निकाल रहे हैं हम P&L तो छेड़ ही नहीं रहे, सरप्लस से, रिवैल्यूएशन सरप्लस से। तो एंट्री क्या बनती है इसकी? 8,000 की। ये केस क्लियर हुआ? यस मैम। अब इसका दूसरा केस लेते हैं। यहां तो रिवैल्यूएशन लॉस 8,000 का ही हुआ। व्हाट इफ द रिवैल्यूएशन लॉस इज मोर देन द रिवैल्यूएशन गेन? यानी इसी सिचुएशन में मैं इसको कर देती हूं यहाँ पे, एक सेकंड बच्चों रुकना जरा, इसी को मैं यहाँ पे करती हूँ 26,000। लॉस हुआ 26,000 का, आपके पास सरप्लस बना हुआ है 20,000 का। अब क्या करूं मैम? रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस से जो होगा वो डायरेक्ट जाएगा डेबिट ऑफ P&L। परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। देखो पीपी कितने से गिरनी चाहिए? 26,000 से गिरनी चाहिए। रिवैल्यूएशन सरप्लस से क्या 26,000 निकल सकते हैं? है ही नहीं इतने तो यार, कैसे निकालोगे? कितने निकाल सकते हो मैक्सिमम? 20,000 ही निकाल। 20,000। बाकी कहां से निकालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस। बस तो एग्जाम में कैसे दिखाओगे? 26 माइनस 20, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये 6,000 लाए कहां से हो। ये 6,000 कहां से आया? 26 माइनस 20 से, ठीक है। यस मैम। बताइए जी, क्या ये बात सबको समझ में आई? राघव, कई बार जर्नल एंट्री सेक्शन ए में आ जाती है, एक दो क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इसलिए मैंने क्लास में ये चीज समझाई है कि जर्नल एंट्री सिंपल कैसे करनी है। और अभी नहीं आएंगी तो SBR में तो आएंगी ही आएंगी, इसलिए कर लो। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे SBR में कोचिंग ले ही नहीं, ठीक है। और जर्नल एंट्री तो आनी चाहिए तुम लोगों को। चलो ओके, नेक्स्ट आई विल कम टू श्रुति। श्रुति बोलो, हैंड रेज करना यार, जिस जिसकी भी प्रॉब्लम हो ना प्लीज हैंड रेज कर लेना, मैं सीक्वेंशियली फिर आती जाऊंगी। किसका नाम बोला था मैंने अभी? मैम मैंने अपना डाउट पूछ लिया। अच्छा पूछ लिया, ओके ठीक है ठीक है। देन पूजा बोलो। मैम एक्चुअली जो डेफर्ड इनकम मेथड था, जिसमें हम पहले तो ग्रांट को डेफर्ड इनकम की तरह शो करते थे और प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करते थे। मैम उस कंडीशन में अगर रीपेमेंट आ रहा है हमें, तो आपने बोला था कि जो रिमेनिंग ग्रांट होगा उसको तो रीपे कर देंगे और जो क्रेडिट किया है P&L में उसको रिवर्स कर देंगे। बिल्कुल सही। तो मैम फॉर एग्जांपल अगर 20,000 का ग्रांट है और हमने ओवर द ईयर 5,000 रिकॉग्नाइज कर लिया P&L में, एंड उसके बाद हमारा रीपेमेंट आ रहा है, तो मैम हम रीपेमेंट 20,000 का करेंगे या फिर 15,000 का करेंगे? देखो डेफर्ड ग्रांट कितने की बची होगी? टोटल ग्रांट आपको मिली है, रिसीव जो हुई है वो हुई 20 की, राइट? यस मैम। इसमें से यू आर सेइंग हमने इनकम बना ली 5,000 की। यस मैम, एंड उसके बाद कंडीशन ब्रीच होगा। यानी कि मैंने डेफर कितनी कर दी होगी? बैलेंस शीट में मैंने कितनी ग्रांट डाल रखी होगी? 15,000, जो मैं फ्यूचर में हर साल 5,000 5,000 5,000 की रिकॉग्नाइज कर लूंगी। अब इतने में पता चलता है कि ये ग्रांट आपको रीपे करनी है। रीपे करने का मतलब जो भी ट्रीटमेंट किया है उसका उल्टा कर दो। तो ट्रीटमेंट किया क्या है? आपने P&L में इनकम बनाई है 5,000 की, सबसे पहले तो इसको रिवर्स करो। कैसे रिवर्स करोगे? अब आप इनकम रिवर्स कर रहे हो, यानी कि ग्रांट को जो इनकम बनाई थी अब उसको खर्चा बना दो। कितने का? ये लो 5,000 का। मैम P&L डेबिट नहीं होगा? P&L मैंने उसको आइटम पर्टिकुलर डाल दिया, ये लो P&L, और ग्रांट को ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। बाकी बचा हुआ क्या करूं? डेफर्ड ग्रांट लो। डेफर्ड ग्रांट कितने की बना रखी है? 15 की। क्रेडिट किसको करूं? अब ग्रांट पेबल को क्रेडिट कर दो। यहां पे आप क्या करते हो? यहां पे आप एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। यहां पे आप क्या कर रहे हो? एक जो लाइबिलिटी साइड पे आइटम है उसको खत्म कर रहे हो। तो इसको क्या लिखूं? रिमूव। और ये आप क्या कर रहे हो? ये आपने एक जो इनकम बनाई थी उसको रिवर्स कर रहे हो। ये लो, तीनों की ट्रीटमेंट्स मैंने यहां लिख दिए। यानी कि अब आपकी लाइबिलिटी कितनी हुई? 20,000 अब आपको सरकार को देने हैं। जिस दिन पे कर दोगे उस दिन क्या एंट्री मारोगे?
क्रेडिट, ग्रांट, कैश, पैसा जाएगा अब, ये लो, समझे? यस मैम। मैम मतलब हमें जो टोटल अमाउंट है ग्रांट का वही रीपे करना है गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरकार को आपके रिकॉग्निशन से मतलब तब होता है जब सरकार ये बोले कि ठीक है तुम टोटल मत दो, तुम बची हुई दे दो, लेकिन वो क्वेश्चन क्लैरिफाई करेगा। There was written the you have to repay the remaining grant. रिमेनिंग, तो रिमेनिंग पे आती हूँ फिर। तो रिमेनिंग पे हम क्या करेंगे, फिर हमें P&L को डेबिट करना ही नहीं है, इसको उड़ा दो बस, ये लो। यानी जो बची हुई है सिर्फ वही रीपे होगी, तो बची हुई है कितनी, 15,000। तो ये जो आपने 15,000 अपनी बैलेंस शीट में डेफर्ड ग्रांट के नाम से खोल रखी होगी, अब इसको तो खत्म कर दो, ग्रांट पेएबल बना दो, क्योंकि अब ये ग्रांट पे होगी, तो जब भी पे होगी फिर इसको कैश से एंट्री रूट कर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लैरिफाई कर देता है कि आपको पूरी की पूरी ग्रांट देनी है या अब बची हुई जितनी है वो पे करनी है। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, चलिए जी और बताइए। मैम अगर पूरी की पूरी पे करनी होगी तो ऑलरेडी जो 5,000 हमने इनकम एज शो कर दिया, तो वो अभी हमें खुद के पॉकेट से देनी पड़ेगी, रिवर्स करना पड़ेगा, बिल्कुल। और वो लॉस बुक करना पड़ेगा। अब पहले आपने इनकम बनाई थी, अब उसको वापस से डेबिट करके इनकम रिमूव कर दो। ओके मैम। ठीक है, और बताइए जी। मैम ऐसे एंट्रीज आ सकती हैं क्या इसमें एग्जाम में? मोहित आ जाती है, 2-3 केसेस में आपको मिल जाती है एंट्रीज। ठीक है, मतलब टोटल में 2 to 4 मार्क्स। पर आदत डालो, आदत डालो। पेपर पास करने की बात नहीं है, इस चीज को सीखने की है। मतलब जस्ट इमेजिन 9 पेपर पास करके नौकरी करने जाओगे, उन्होंने जर्नल एंट्री मांग ली तो, और आजकल वैसे भी फैशन चल रहा है, ये जर्नल एंट्री मांग लेते हैं इंटरव्यूअर्स। ठीक है, सीख लो इसको। चलिए जी, तनीषा बोलो। मैम 7th क्वेश्चन। तनीषा कौन सा? 7th क्वेश्चन मैम। 7th, अच्छा। ये तो मैंने क्लास में कराया है, ऐसा ध्यान आ रहा है। मैम इसमें ना आपने क्लास में मेंशन किया है कि जो वेटेड एवरेज वाला मेथड है ना, वो भी लग सकता है इस पे, और इसको हम मतलब सेपरेट करके भी कर सकते हैं। तो मुझे वो समझ ही नहीं आया कैसे कर सकते। बोला था, मुझे पता था ना हिंदुस्तानी बच्चा कैसे समझता है। 1 मिलियन लोन है 6% वाला, सही बोला ना मैंने? 1 मिलियन, हाँ 1 मिलियन है। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। ये 6% वाला है, और 2 मिलियन है 9% वाला। 9% वाला। या तो तुम रेट्स का वेटेड एवरेज ले लो, वरना मैं तुम्हें बोलूं तुम ऐसे कर लो, इसका इंटरेस्ट ये हो गया, इसका इंटरेस्ट ये हो गया, टोटल इंटरेस्ट कितना है? 240। टोटल बोरोइंग आपकी कितनी है? 30 लाख। तो मेरा वेटेड एवरेज रेट क्या हो गई? 8%। ओके मैम। ठीक है, तो ये वेटेड एवरेज का जो बुक में तरीका होता है ना, दैट इज मतलब वो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैंने ये बोला था कि तुम टोटल इंटरेस्ट निकाल लो, जितने भी सोर्सेस से आ रहा है, टोटल इंटरेस्ट ऑन टोटल फंड्स कर दो, उससे भी तुम्हारी जो रेट आएगी वो वेटेड एवरेज रेट आ जाएगी। ठीक है, यस मैम। चलो एक 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, ये भी कराया है क्लास में। मैम इसमें ना एयर कंडीशनिंग सिस्टम वाला वो नहीं समझ आया मुझे। एयर कंडीशनिंग सिस्टम ये रहा 4000 वाला। यस मैम। तो रिप्लेस करना है, 5 लाख का बिकेगा, स्क्रैप वैल्यू है ये बेसिकली इसकी, उसमें से 500 में लेस करना पड़ेगा शायद। हाँ, तो ये तो एसएलएम है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से इसकी डेप्रिसिएशन निकालो। 500 लेस करके उस पे डेप्रिसिएशन लगेगी। हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड में अपन क्या करते थे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। कॉस्ट इज
4,000,000 माइनस 5 लाख डिवाइड बाय, ऊपर देखो ये लाइफ लिखी हुई है इसकी एयर कंडीशनिंग की 10 इयर्स, और यहाँ पे क्या होगा 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि आप जिस दिन ये एक्विजिशन कर रहे हो ना वो 1 अक्टूबर की डेट है, और आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किस दिन के लिए कर रहे हो 31 मार्च के लिए, तो 6 महीने का ही लेना बस। यही नहीं समझ आया था कि ये कौन सी कॉस्ट है। ये वाला है, ये स्क्रैप वैल्यू है। ओके मैम, ठीक है, चलो तनिषा के बाद में आई कम टू अमृत। अमृत बोलो। अमृत आई कांट हियर यू, आवाज नहीं आ रही आपकी। वापस से एग्जिट करके एंट्री लो अमृत। ऋतु नेक्स्ट इज योर टर्न, बोलो। हेलो, हाँ बोलो ऋतु। मैम क्वेश्चन नंबर 9th। हाँ मैम, इसमें 4,000 वाली एंट्री आएगी ना, हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं ग्रांट को, तो 56,000 वाला वैल्यू दिया है आंसर में। एक मिनट रुको। Pootal को received a government grant 60,000 की, conditions of the grant must employ a local worker on a full time contract, 5 सालों के लिए आपको उसको employed रखना है। Pootal को expects to meet the conditions, the full grant has been recorded as, okay, what is the adjustment required to account correctly for the grant as at 31st December 2014? अच्छा, अब मुझे ये बताओ इसमें गलती क्या हुई है, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ? बताओ बताओ, डरो नहीं। क्या होना चाहिए था? यू सेड कि 4,000 ही लेना चाहिए था, करेक्ट? हाँ, ये गलती हुई कि अदर इनकम में पूरी की पूरी ग्रांट की वैल्यू आपको ना 60,000 कितने सालों पे लेना था? 5 ईयर पीरियड पे। ये कितना आ रहा है? 12,000। 12,000। ठीक है, हर साल हम 12,000 12,000 12,000 ले जाते, लेकिन यहाँ देखो अब एक चक्कर और है, 4 महीने के लिए। 12 मंथ पीरियड पे 12,000 ले जाना था। 3 महीने का कितना हुआ? 3 महीने हुए ना या 4 महीने? 4 मंथ्स। 4 मंथ्स। करना जरा, ये कितना आ रहा है? 4,000। 4,000। तो हमें P&L में ले जाने थे 4,000, ले कितने गए? 12,000। फुल ग्रांट 60,000। 60 ले गए, ले जाने थे 4,000। अब क्या करें? रिवर्स। कितने को रिवर्स? 56 रेफर कर देंगे। ठीक है, आंसर क्या 4,000 आ रहा है? नहीं, वो 56,000 ही था, मैंने गलती से वो मिस्टेक में पड़ी तो 4,000 ही कंसीडर कर रही थी। तुमने सही ट्रीटमेंट बताया, उनकी गलती करेक्ट नहीं करी। ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलिए नेक्स्ट कौन है जी लाइन में? हरीश बोलो। हेलो, हाँ जी हरीश। इसमें मेरे 2 कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। एक था अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये कब और मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और कब और कैसे लगता है। ठीक है, दूसरा है सब्सिक्वेंट अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा ठीक है, पहले ना वो बताती हूँ वरना भूल जाऊंगी जो लर्न करके आई हूँ। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो हरीश ध्यान से सुनो। आप एक एसेट खरीदते हो $1 लाख का। हाँ। आप सोचते हो कि यार 2 तरीके हैं डेप्रिसिएशन दिखाने के, या तो मैं 1 लाख में से हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करके अपने एसेट को 90,000 पे दिखाऊं, लेकिन यार इससे तो मेरा एसेट गिरता हुआ दिखेगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा करता हूं, मैं अपने एसेट को ना 1 लाख पे दिखाता हूं और इस पे लगने वाला डेप्रिसिएशन एक अलग डब्बे में इकट्ठा करता जाता हूं, ताकि उससे मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो अलग जाता रहे और मेरा जो एसेट है वो हमेशा अपनी कॉस्ट पे दिखता रहे। ये वाला जो मेथड है ना, जिसमें डेप्रिसिएशन को अलग डब्बे में डाला जाता है, दिस इज टर्म्ड एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला मेथड। अच्छा। इसको हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें आपके एसेट की वैल्यू राइट डाउन होती रहती है। बिजनेसेस दोनों यूज करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि आप अपनी बैलेंस शीट को कैसा दिखाना चाहते हैं। कई बिजनेसेस कहते हैं कि नहीं यार मुझे तो कॉस्ट दिखानी है कि एसेट में मैंने कितने में खरीदा था। कई बोलते हैं कि यार उसकी आज मार्केट वैल्यू क्या है, मुझे उस पर दिखानी है। तो दोनों ही तरीके ठीक है, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आप डेप्रिसिएशन को हर साल एक अलग डब्बे में डालते रहते हैं।
and your asset appears on its cost. That's the difference. मैम ये SLM का फिर स्ट्रेट लाइन मेथड कब यूज करते फिर? ये दोनों में हो सकता है, ये WDV SLM दोनों में हो सकता है कि आप रिटर्न डाउन वैल्यू की भी जो रेट जो लगती है ना वो आप कैलकुलेट तो वही कर रहे हो WDV मेथड से ही, लेकिन डेप्रिसिएशन को डाल रहे हो एक अलग बक्से में, तो ये दोनों में कर सकते हैं बिजनेसेस। ठीक है, SLM हो चाहे WDV हो, इससे सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट बदलता है, ये प्रेजेंटेशन है। अच्छा, प्रेजेंटेशन सेम है, बस अमाउंट बदल सकता है। यस, वो मेथड्स की वजह से अमाउंट बदलता है। बाकी चाहे आप SLM यूज करो चाहे WDV यूज करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन अलग डब्बे में जाता है और वो लाइबिलिटी साइड पे जाता है। अच्छा, ठीक है, तो पहली चीज समझ में आई? जी। दूसरी बोलो। प्रेजेंटेशन चेंज होती है मैम, अमाउंट थोड़ी चेंज होती है फिर। अमाउंट चेंज होती है उसमें SLM और WDV में। ओके, मेथड की बात करें, मेरे को लगा हाँ, रोहित वो ये कह रहा है कि SLM और अगर WDV की अपन बात करें ना, इसमें अमाउंट बदल जाता है लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का प्रेजेंटेशन सेम रहता है। आप भी ठीक कह रहे हो कि ये वाला जो है ये क्या बता रहा है, वो कुछ और पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, आप कुछ और पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो। ठीक है, अब ये सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें क्या ये रहता है? हाँ, अब सुनो ये क्या है। अब जैसे क्या है, आपने असेट को कर दिया रीवैल्यू जी, तो अब मैं उस पर डेप्रिसिएशन किस पे लगाऊं? नई वाली वैल्यू पे। हाँ, तो आज के बाद जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो है सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन, और मैं इसी वैल्यू के ऊपर लगा लगा के इकट्ठा करती रहूंगी, दैट इज सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, किसी भी चीज के चेंज होने के बाद में आप जो भी डेप्रिसिएशन इकट्ठा करेंगे दैट इज सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। थैंक यू। ठीक है हरीश जी, चलिए जी, और बताओ। हाँ अंजलि बोलो। मैम हमने IAS 40 इन्वेस्टमेंट उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या था अकॉर्डिंग टू फेयर वैल्यू मॉडल, उसमें एक पॉइंट था कि जितने भी लॉस और गेन होते हैं उन्हें हम डायरेक्टली PNL में शो करते हैं। बिल्कुल मैम ऐसा होता क्यों मैम? क्योंकि आप उस असेट को कभी भी बेच दोगे। आपका इरादा क्या है? जैसे इस असेट पे मुझे फायदा मिलेगा मैंने इसको बेच देना है। यानी किसी भी असेट को हम फिक्स्ड असेट, लॉन्ग टर्म असेट तब मानते हैं जब हम उससे फ्यूचर में कुछ और कमाई करें और लंबे पीरियड तक अपने पास रखें, प्लस वो हमारे मेन बिजनेस में काम आए। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसी चीज होती है जो ना तो आपके मेन बिजनेस में काम आ रही है, ना आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने की इच्छा रखते हैं। यानी आप अगर कल कोई ग्राहक मिल जाएगा ना, आप उसको बेच देंगे। यानी ये ऐसा गेन होगा जो रियलाइज होगा। तो जब भी गेन रियलाइज होता है दैट ऑलवेज गोज इनटू P&L, और हमारी PPE पे होने वाला रियलाइज्ड गेन नहीं होता। आपका कोई इरादा ही नहीं है उसको बेचने का, तो अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो वो P&L में नहीं जानी चाहिए, वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा, लाओ भैया टैक्स दो। तो बिजनेस बोलेगा मैं टैक्स किस पे दूं भाई, मेरे पास ये गेन आया थोड़ी है, ये तो तब आएगा जब मैं PPE बेचूंगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप शॉर्टली बेचने वाले हो, इसलिए उसको P&L में डाल देते हैं। उसका तो वो जो हम गेन दिखाते हैं वो विद इन 12 मंथ्स उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। हाँ, कुछ हमारा इरादा यही होता है कि हम इसको जल्द से जल्द बेचेंगे, और कभी भी बेच देंगे मींस कल भी बिक सकती है। तो इंटेंट ऑफ द बिजनेस इज टू रियलाइज इमीडिएट गेन। यही चीज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के साथ होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में भी आप अगर कभी भी पैसा अच्छा मिलता है तो आप बेच देते हो, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को तो हम करंट एसेट में डाल देते हैं। तो कई चीजों का बिजनेस का इरादा क्या है उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, गॉट इट? यस मैम, थैंक ओके अमृत बताओ। पर बाय चांस 12 मंथ्स में नहीं बिकती है तो भी फिर भी P&L नहीं, आपका इरादा मैटर करता है। वो बिकने पर हम तो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। हाँ, अब जैसे ये चीज आएगी IFRS 5 में, असेट हेल्ड फॉर सेल, और SBR में इस चीज पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि भाई आपने सोचा कि हम इस असेट को जल्दी से बेचेंगे लेकिन 12 महीने में नहीं बिकी, तो क्या ये एसेट फॉर सेल नहीं है? ये एसेट फॉर सेल ही है। आपका इरादा होना चाहिए उसको बेचने का। वो नहीं बिक पाई, कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ गई, बायर मिलते मिलते रह गया, ये सारी चीजें आपके बियॉन्ड कंट्रोल है। मैटर क्या करता है? आपका इरादा। अगर मेरा इरादा आज भी उसको बेचने का है, इट शुड ऑलवेज बी कैटेगराइज्ड एज आइदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और असेट हेल्ड फॉर सेल।
तो दोनों की कैटेगराइजेशन अलग है, वो तुम पढ़ोगे आगे कि एसेट हेल्ड फॉर सेल कैसे होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है मेरे इरादे के बेसिस पे है। आगे बिके नहीं बिके, मैं उससे रेंटल इनकम खाऊं, मैं उससे जब इच्छा हो तब बेच दूं, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन मेरा इरादा होना चाहिए कि अगर मुझे बेचनी है तो मैं उसको कभी भी बेच दूं। ठीक है, गॉट इट? तो मैम मतलब Yes, अगर ma'am. इरादा है बेचने का तो हमें उसको इसीलिए हम उसको दिखा रहे हैं P&L। यस। और अगर आपका इरादा नहीं है तो उसको पीपीई में शिफ्ट कर लो फिर, हालांकि पीपीई बनने के लिए उसको बिजनेस में काम आना जरूरी है। राइट मैम, यस। ठीक है, चलो अमृत बताओ। यस मैम। मैम क्वेश्चन नंबर 15 में 15 हाँ यस मैम, इसमें जो ये लाइन है कॉस्ट टू सेल एस्टिमेटेड 2 लाख, इसका क्या रेलेवेंस है? ये बताएंगे बाकी लोग। भाई कॉस्ट टू सेल का क्या करें, IAS 40 क्या बोलता है? चलो हम IAS वो कौन सा फेयर है? वैल्यू पे है तो वो नहीं होगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत है डेप्रिसिएशन में कॉस्ट ऑफ सेल का क्या करें? मैम ये क्वेश्चन में खाली P&L पे जाएगा, वो OCI में जाएगा प्रॉफिट। কি বলছি फेयर मैम आप वैल्यू पूछ रहे हो मॉडल कि है, कॉस्ट टू सेल क्या है? वो उसका क्वेश्चन ये है कि ये जो कॉस्ट टू सेल है इसका मैं क्या करूं? मैम ये आंसर कंप्यूट करने में नहीं यूज हुआ था। क्यों डिसमेंटलिंग कॉस्ट, क्यों क्यों कंप्यूट नहीं हुआ? This would be the additional cost which would be only वो तभी हमें लगेगी जब हम उसको डिसमेंटल करेंगे या सेल करने जाएंगे। अच्छा Maybe. ऐसा कुछ नहीं जी, पीपीटी खोलो, आई विल शो यू एंड आई विल टेल यू द रीजन आल्सो। पीपीटी खोलो इसकी और IAS 40 खोलो, मैं स्क्रीन पे लेके आ रही हूँ। आ गया? यस मैम। IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल ने क्या कहीं पे भी स्पेसिफाई किया कि हमें कॉस्ट टू सेल इसमें से माइनस करनी है? नो बस No, इसलिए ma'am. नहीं करी। लेकिन ऐसा क्यों है, अब तुम ये सवाल पूछ सकते हो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम कॉस्ट टू सेल को कंसिडर क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे IAS आपको सिर्फ ये बोलता है कि आप मार्केट में क्या रेट है ना उसके बेसिस पे उसको वैल्यू कर दो, आपकी जो कॉस्ट टू सेल है वो यहाँ पे आप कंसिडर मत करो। रीजन बीइंग, आप इस असेट को कितने में बेच पाओगे, इन्वेस्टर शुड नो दैट। कॉस्ट टू सेल यूजुअली उसमें बहुत माइनर होती है और वो ऐसी कॉस्ट होती है जो हर बार आएंगी, इसलिए उसको कंसिडर मत करो। आप सिर्फ इन्वेस्टर को ये बताओ कि आप एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो होल्ड करते हो उसकी वर्थ क्या है, दैट्स इट। उससे रिलेटेड रजिस्ट्री का खर्चा है, ब्रोकरेज का खर्चा है, डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा है, इन सब की जरूरत नहीं है। द इन्वेस्टर जस्ट वांट्स टू नो कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो क्या वर्थ की है। मैं सिंपल तुमसे पूछूं, तुमने इन्वेस्टमेंट किया, कितने का इन्वेस्टमेंट किया बच्चों? तो तुम बोलोगे कि मैम मैंने अपनी पहली सैलरी से फ्लैट खरीदा 1 करोड़ रुपए का, या ये बोलोगे कि मैम मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 1 करोड़ माइनस 1 लाख का, क्योंकि इसको जब भी बेचूंगा ना तो 1 लाख का ब्रोकरेज लगेगा। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी है, तो उसकी वर्थ बताओ, बाकी आगे की जरूरत नहीं है। द इन्वेस्टर इज सिंपली इंटरेस्टेड टू नो दिस। ठीक है, गॉट इट? यस मैम। मैंने एक और डाउट है। क्लियर बोल दिया असल में IAS ने इसमें। ठीक है, हाँ जी, दूसरा डाउट बोलो। मैम क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें मैम मेरे अकॉर्डिंग टू मी A और A एंड B शुड बी द आंसर, बट पीछे मैंने देखा तो उसमें B आंसर है। एक मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ मैम वो 6 में वही डाउट था। हाँ बताओ, एक मिनट रुको। विच ऑफ द फॉलोइंग ओन्ड बाय स्कूप वुड बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? अ प्रॉपर्टी दैट हैज बीन लीज्ड टू अ टेनेंट, लीज मतलब आपने किराए पे दी हुई है, बट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एंड इज नाउ हेल्ड फॉर रीसेल। ये तुम्हें इसलिए करने में नहीं आया, ये चैप्टर 5 आएगा अभी, IFRS 5 है, असेट हेल्ड फॉर रीसेल, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर है? A एंड B।
ए एंड बी, तो ए तो आंसर नहीं होना चाहिए। बुक के हिसाब से क्या आंसर है? बी है मैम। ए क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि तुमने अभी तक IFRS 5 पढ़ा नहीं है। जब हम किसी एसेट को हेल्ड फॉर रीसेल बनाते हैं ना, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होती। फिर ये दोनों अलग स्टैंडर्ड्स हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज IAS 40, असेट हेल्ड फॉर रीसेल इज IFRS 5। या तो एक आइटम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रह सकता है या फिर हेल्ड फॉर सेल में रह सकता है। तो ये जो 12 महीने की अपन बात कर रहे थे ना, ये हेल्ड फॉर रीसेल में कंडीशन है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आप उसको बेच सकते हो जल्द से जल्द, कभी भी बेच सकते हो, लेकिन 12 महीने की लिमिट IAS 40 में नहीं है, वो IFRS 5 में है। यानी हेल्ड फॉर सेल मतलब आप उसको 12 महीने में बेचोगे ही बेचोगे, जबकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कल आ जाओ भैया हम तो कल ही बेच देंगे। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन कई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, आप बोलते हो हम बेचेंगे नहीं यार, किराए पे देके रखेंगे। ये फर्स्ट कैटेगरी बिल्कुल वही थी कि आपने किराए पे दे रखी थी, लेकिन अब आपने उसको बेचने निकाल दी। यानी अब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकल के कहां कैटेगराइज हो गई? शॉर्ट आप उसको बेच रहे हो, आपका इरादा उससे किराया कमाने का बिल्कुल नहीं है, यानी वो हेल्ड फॉर सेल हो गई। इसलिए आंसर ए नहीं हो सकता। ठीक है, ये आएगा आगे वाले चैप्टर में, इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए इसमें। ठीक है मैम। ठीक है, और बताओ जी, ऋतु बोलो। मैम अगर बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है एसेट में, अगर आपने बोला था कि स्टार्टिंग में हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास रेवेन्यूज नहीं होते मैच करने के लिए, अगर कोई बिजनेस सालों से चल रहा है, उसके पास रेवेन्यूज बहुत है और फिर भी उसको कोई एसेट परचेस करना है, तभी भी हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। हाँ, नए बिजनेस का चक्कर नहीं है बोरोइंग कॉस्ट में। नए बिजनेस नहीं, मतलब बिजनेस चल रहा है ऑनगोइंग और रेवेन्यूज भी है, पर अभी नया मशीन लेना है तो तभी भी कैपिटलाइज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोरोइंग कॉस्ट एक ऐसे असेट के केस में लगती है जिस असेट को खुद को तैयार होने में टाइम बहुत लगता है। चलो मैंने क्या किया, एक शुगर मिल लगाई। अब मेरा बिजनेस बहुत बढ़ गया, मुझे एक एडिशनल शुगर मिल लगानी है, और शुगर मिल इज एन असेट। इसको तैयार होने में बहुत टाइम लगने वाला है, 2 साल लगेंगे। हो गया ना ये एक ऐसा असेट जिसके ऊपर जो भी बोरोइंग कॉस्ट आएगी मुझे कैपिटलाइज करनी होगी। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, और बताओ जी। मैम आपने बोला था कि व्हाट वाज द नीड फॉर IAS, क्योंकि ट्रबल इन मैचिंग कांसेप्ट था, रेवेन्यू और कॉस्ट मैच नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे वो पूछ रहे कि रेवेन्यू तो है, हाँ, तो फिर मैच कैसे नहीं होगा? मतलब नहीं, मतलब आई डिडंट गेट यू। मतलब आप बोल रहे थे कि जब रेवेन्यू नहीं होता है वी टेक अ लोन, एंड जब रेवेन्यू ही नहीं है तो वो कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट पे करने के लिए रेवेन्यू नहीं है, तो वो मैच नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे मैचिंग कांसेप्ट फॉलो नहीं हो रहा था। गॉट योर पॉइंट कि रेवेन्यू हो रहा है तो उसको कैपिटलाइज मत करो, P&L में ले जाओ, राइट? हाँ, मतलब मैं पूछ रही हूँ कि ऐसे आती हूँ, समझ गई मैं, तुम्हारे बात समझ गई। लेकिन जब कोई एसेट रेडी टू यूज हुआ ही नहीं है तो रेवेन्यू कहां से आ रहा है? किसी और चीज से आ रहा है, उस एसेट से नहीं आ रहा, तो मैच नहीं हुआ ना। ओके मैम, हाँ, तो इट शुड बी ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, पर्टिकुलर एसेट से रेवेन्यू। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्या हो रहा है कि मेरा जो शुगर मिल मैं रेडी कर रही हूं ना, उससे रेवेन्यू मैच नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो अभी तैयार ही नहीं है। हाँ, वो जब कमर्शियल प्रोडक्शन बिगिन कर देगी उसके बाद में मेरे को मैचिंग कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ओके, ठीक है, गॉट दिस। और बताओ जी, ये लड़कियां ही पढ़ के आई है क्या, बॉयज? ओके, मतलब प्रॉब्लम सारी खत्म हो गई। चलो अब जल्दी से हैंड्स ऑन तैयार हो जाओ, चैट बॉक्स पे आप अपना अपना आंसर लिखेंगे। मैं स्क्रीन पे आपके एक PPT लेके आ रही हूँ। फंस गए अब। चलो, और आपको जो क्वेश्चन मैं करने के लिए बोलूंगी वो एक टाइम लिमिट में ही करेंगे आप। प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिख के करेंगे, और मैं अभी स्क्रीन पे देखूंगी कि किस किस ने लिख के किया है। चैट बॉक्स में सिर्फ मुझे मार्क करना, सारी दुनिया को मार्क मत करना कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, लेट्स बिगिन द क्विज। लेट्स बिगिन। यस मैम। चलो, first question, and you should not take more than 1.5 minutes to do this, and your time starts now. आंसर सिर्फ मुझे मार्क करना।
अरे वाह बच्चों, ऑप्शन ए बी सी डी में से आंसर लिखो। रोहित, पूजा, ए बी सी डी में से आंसर लिखो। कृतिका ध्यान से देखो। कृतिका, जो डोंट रश, इट्स अ 2 मार्कर क्वेश्चन। नुजैल वेरी गुड। मनीष ध्यान से देखो। अबिगैल वेरी गुड। लास्ट 10 seconds, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। हरीश ध्यान से देखो। 5 4 3 2 1 stop 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 and the correct answer is B. मेजॉरिटी ने आंसर बी दिया। अब जिन लोगों ने आंसर गलत दिया खुद सुनो। ये सेकंड वाला ऑप्शन, इसमें सेकंड में और थर्ड में लोग कंफ्यूज हो रहे थे। एक आइटम ऑफ प्लांट है, उसमें किस अमाउंट को हम कैपिटलाइज करेंगे वो ये पूछ रहा है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री, भाई रेडी टू यूज कैसे बनाओगे? तो इसमें तो किसी को डाउट नहीं था, 1 पे तो सबने मार्क किया। लोग सेकंड और थर्ड में कंफ्यूज हो गए। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ न्यू पावर सप्लाई रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द प्लांट, क्या इसके बिना तुम प्लांट को ऑपरेट कर दोगे? इस पावर सप्लाई पॉइंट के बिना बिजली कहां से मिलेगी इसको? तो सेकंड आंसर होना चाहिए। अब कईयों ने जो थर्ड को मार्क किया है, सुनो थर्ड क्यों नहीं होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ अ 3-year प्लांट मेंटेनेंस एग्रीमेंट, क्या ये मेंटेनेंस एग्रीमेंट इस प्लांट को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है? बताओ। मेंटेनेंस एग्रीमेंट क्या होता है? आपके प्लांट के अपकीप के लिए होता है। तुम एग्रीमेंट मत करो, खुद मेंटेन कर लो। आपके पापा पहले गाड़ियां खुद ही साफ करते थे, धोते थे। ये तो नौटंकी हम करने लगे हैं अब। इसकी सर्विस करा लो, ये सर्विस कंपनी करके दे देगी। पहले हमारे पेरेंट्स खुद उसकी धुलाई करते थे, पाइप से मार मार के, पानी से रगड़ रगड़ के, और मस्त मलाई की तरह चलती थी गाड़ी। तो मेंटेनेंस के लिए एग्रीमेंट करना इट्स नॉट एसेंशियल एलिमेंट फॉर द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ प्लांट, इसलिए थर्ड आंसर नहीं हो सकता। और लास्ट वाला तो ट्रेनिंग की बात करता है। यार तुम्हारा स्टाफ ट्रेंड नहीं है, ये क्या प्लांट की गलती है? तो हम प्लांट से रिलेटेड वो वाले खर्चे कैपिटलाइज करते हैं जो जरूरी होते हैं। ये जरूरी खर्चा नहीं है, दिस इज योर प्रॉब्लम, समझे? चलो, बट मेजॉरिटी लोगों ने आंसर अच्छा दिया, वेरी गुड। मैम एक जनरल क्वेश्चन। मैम जैसे कि आपने जो वीडियो में एयरक्राफ्ट वाला एग्जांपल दिया था जिसमें बर्ड स्ट्राइक हुआ था और मिरर ब्रेक हो गया था, तो आपने बोला था कि वैसे तो इसके बिना एयरक्राफ्ट को फ्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे क्योंकि इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है। बिल्कुल। मैम इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन में भी हमें बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट गिवन हो तो हमें वो कैपिटलाइज करना है या P&L में? नहीं, आपको ऐसा दिया नहीं होगा, बिकॉज इंस्टॉलेशन ऑफ अ महंगा आइटम इज क्वाइट कॉस्टली। एंड मैम ट्रांसपोर्टेशन तो हो सकता है इनसिग्निफिकेंट, तब भी नहीं होगी। जितना महंगा प्लांट एंड मशीनरी होगी उसको उतना सेफली ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी अच्छी खासी होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात बच्चे इसमें ये देखनी है कि कोई असेट रेडी टू यूज होगा ही नहीं बिना इन खर्चों के। तो चाहे वो मटेरियल हो चाहे नहीं हो, इट डजंट मैटर। जो एयरक्राफ्ट वाला एग्जांपल था वो असेट ऑलरेडी तैयार हुआ था, वो बाद में डैमेज हुआ है। ठीक है, ये वाला केस क्या है? इनिशियल। तो इनिशियल में तो अगर ठेले का किराया भी है तो वो भी आपको ऐड ऑन करना है। बिना उसके योर प्लांट कैन नॉट रीच योर डेस्टिनेशन, योर फैक्ट्री, वो रेडी टू यूज हो ही नहीं पाएगी। ओके मैम, ऑलराइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। पेन पेपर उठा लो फटाफट और कैलकुलेटर हाथ में रखना। एंड द क्वेश्चन इज हियर। इसमें टाइम लगेगा। आई विल गिव यू 3.5 minutes फॉर दिस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विद इन टाइम लिमिट करना, जल्दी। अरे भाई 3.5 minutes दिए यशिका। और अब मुझे देखना है सबकी डायरीज में तुम कहाँ लिख के कर रहे हो इसको।
45 seconds gone. नमन, यशिका, तुम दोनों का आंसर करेक्ट है. 1 minute gone. विश्वरूप, आंसर करेक्ट है. मोहित, ध्यान से देखो, तुमने कुछ झोल कर दिया. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो. श्रुति, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. वेल डन. 1.5 minutes gone. गाइज, मेरी आवाज तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है ना? ये एग्जाम में ऊपर घड़ी चलेगी, वो डिस्टर्ब करेगी. दैट्स व्हाई आई एम इंटेंशनली डिस्टर्बिंग यू बाय टेलिंग यू द टाइम अगेन एंड अगेन. ऋतु करेक्ट. लक्ष्य, वापस देखो अपने आंसर को. अतुल करेक्ट. वेल डन. अदिति करेक्ट. निशिता करेक्ट. मोहित करेक्ट. गाइस जल्दी करो, टोटल ही तो लगाना है. कैलकुलेटर उठाओ और करो. हरीश बिल्कुल सही जवाब. भूमिका बिल्कुल सही. रोहित, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ध्यान से देखो. अंजलि करेक्ट. समृति, वापस देखो एक बार. हेमंत करेक्ट. 2.5 minutes gone गाइज. मेघा, कुछ छोटी सी गलती करी है, ध्यान से देखो. थ्री मिनट्स होने जा रहे हैं. मनीष बिल्कुल सही. डाउट में क्यों हो? बी कॉन्फिडेंट. बिल्कुल सही. नुजैल बिल्कुल सही. अमृत बिल्कुल सही. तनिष्का कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे. ध्यान से देखो. 3 minutes आर गॉन. थ्री मिनट्स 15 seconds. लास्ट 15 seconds. गाइस जल्दी. जिन्होंने भी आंसर नहीं किया जल्दी करो. कृतिका करेक्ट. रोहित अभी भी आंसर नहीं. सही है, सही है, सही है. रोहित सही है. तनिषा बिल्कुल सही है. एंड टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप. आंसर इज चेक बी. देखो तुम लोग किस किस में कंफ्यूज हुए. ये अपोर्शन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्या होते हैं, ये तुम लोगों ने पीएम नहीं करा है, इसलिए शायद तुम्हें समझ में नहीं आया होगा. ये अपोर्शन्ड ओवरहेड्स का मतलब होता है टोटल खर्चा हो रहा है और वो थोड़ा सा तुम ले लो, थोड़ा सा ये प्रोडक्ट ले लो, थोड़ा सा वो प्रोडक्ट ले लो, थोड़ी सी नई फैक्ट्री ले लो, ये वाली फैक्ट्री ले लो. ये इस तरह से अपोर्शन किए गए हैं, बांटे गए हैं. ये इनके खुद के खर्चे नहीं है, यानी इस नई फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा नहीं है. ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसके खर्चे बांट दिए. उसके अलावा ये बिजनेस रेट्स, ये रेट्स क्या है, ये बच्चों को ये समझ में नहीं आता. ये रेट क्या है, व्हाट इज दिस रेट? 11th क्लास में पढ़ा था रेट्स एंड टैक्सेस. ये वो वाले रेट्स है. रेट्स टैक्सेस के अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग टैक्सेस के. ये उसमें से एक है. अब देखो हमें यहाँ पे कौन सी चीजें लेनी होती हैं डायरेक्टली जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो. जनरल वाली चीजें नहीं लेनी है, ठीक है. तो 6950 आंसर इज बी. आप में से मेजॉरिटी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये जितने लोगों ने भी किया मुझे जरा स्क्रीन पे ऐसे सामने करके अपनी कॉपी दिखा दो. आई वुड लाइक टू सी दैट. कितने लोग लिख के कर रहे हैं? जल्दी जल्दी. सृष्टि का आई कैन सी. वेरी गुड. अनुष्का जल्दी दिखा दो. हरीश जल्दी दिखा दो. हाँ साक्षी ठीक है, ठीक है. मुझे बस अमाउंट्स देखने हैं, जल्दी जल्दी दिखा दो. अंजलि, नुजैल, तनिष्का. यस मैम डायरेक्टली कैलकुलेटर पे किया था. अच्छा ठीक है, ठीक है. अमृत, अमृत ने भी कैलकुलेटर पे किया. लक्ष्य, लक्ष्य अरे फायर अलार्म क्यों लिया? हाँ ये फायर अलार्म क्यों लिया हमने? फायर अलार्म आपके खुद के इसके लिए ही है, यानी आपकी जो नई फैक्ट्री है उसका एक एसेंशियल एलिमेंट है फायर अलार्म, इसलिए.
ठीक है, नुजैल ओके, ऋतु ओके, ठीक है, तनिषा ओके, गुड गुड गुड। दो ओके, बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे 2 ओवरहेड्स हैं, एक तो हमने इंक्लूड कर दिए, एक नहीं करे। बिल्कुल। जो साइड वाले हैं, जो साइड ओवरहेड्स है, वो डायरेक्टली रिलेट्स टू द फैक्ट्री। हाँ ओके, ठीक है। देन एडमिन आई साइट अंडरस्टूड। ओवरहेड मतलब आपकी जो फैक्ट्री साइट है ना, उससे रिलेटेड खर्चे, लेकिन अपोर्शन ओवरहेड्स का मतलब ये खर्चे आपके ऊपर डाले गए, आपको बांटे गए, अपोर्शन किए गए, ये डिफरेंस है। Second one I understood, but first वाला site overheads directly relate to the factory site. Okay, done, clear now? Ma'am, this testing of fire alarms, it can be a routine expense as well? No, so when you are just putting the fire alarms, the initial working of the fire alarm पे जितना भी खर्चा आता है, that has to be capitalized. Okay. टेस्टिंग नहीं होती, but it would have been filling or normal repair, then it would have been a routine खर्चा. But when it is a new factory, you are installing the fire alarms and then you are testing if it really works. उस पे भी खर्चा होता है. That खर्चा should be capitalized. Ready to use तभी बनेंगे ये fire alarms. ठीक है? मैम ये बिजनेस रेट्स वाला दोबारा से एक्सप्लेन करना। So business rate is जैसे rates and taxes होते हैं, ये एक तरह के taxes होते हैं, वो आपको ये दिए गए हैं। ओके मैम, ठीक है? यस मैम। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ध्यान से ढंग से करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 3 minutes and your time starts now. भाई साहब 3 मिनट भी नहीं करते तुम तो पूरा यार। मोहित, मोहित इसका मुझे आंसर ध्यान नहीं। अभी तक सिर्फ 2 आंसर्स आए और दोनों अलग है। Two minutes gone guys, स्पीड में करो। सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। Twenty seconds to go. जल्दी जल्दी जल्दी। Five, 4, 3, 2, 1. Stop. Stop, 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 stop. Answer is A.
आप में से बहुत लोगों ने आंसर ए दिया, जिनका भी आंसर गलत हुआ है देखो क्या गलती की है तुमने, जस्ट चेक दिस। डेट्स लिखना इस तरह के क्वेश्चन में, और आप सबका रेस्पॉन्स देख के मुझे लगा है, अब आज की क्लास का फीडबैक है तुम्हारा बोरोइंग कॉस्ट थोड़ा सा वीक है, तो बोरोइंग कॉस्ट को वापस से प्रैक्टिस करो। देखो बोरोइंग क्या करी है, 2.4 मिलियन इज हाउ मच? $20,40,000 24 lakhs या 24 lakhs 24 lakhs। ठीक है, आपने ये बोरोइंग करी, क्या रेट पे करी है? ये रहा 8% पे करी है। बोरोइंग कॉस्ट के लिए कंडीशन क्या होती है? आप जिस टाइम पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसी टाइम पे आपका असेट भी तैयार हो रहा हो, करेक्ट? आपने लोन उठाया 1 जनवरी को, लेकिन काम कब से चालू हुआ? कब से चालू हुआ? 1 मार्च से। 1 मार्च से काम चालू हुआ है, यानी कैपिटलाइजेशन कब से चालू होगा? 1 मार्च से। स्टिल जब तक असेट रेडी ना हो जाए, क्या असेट साल के एंड तक रेडी हो गया था? नहीं हुआ, यानी कैपिटलाइजेशन 31 दिसंबर तक मुझे करना होगा। ये बात सबको समझ में आई? कितने महीने होते हैं ये? 10 महीने? 10 months। ये 10 मंथ्स होते हैं, तो 10 महीने का ब्याज कैपिटलाइज करना होगा। अगर इस बीच में इन्हीं फंड्स को हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और कुछ कमाई कर ली, तो उसको हम माइनस कर देंगे, और ऐसा हुआ भी। इन्होंने 6% पे कुछ सरप्लस फंड्स थे जिनको इन्वेस्ट कर दिया। कब से कब तक के लिए? 1 जुलाई तक के लिए। 1 जुलाई तक के लिए इन्वेस्ट किया है क्या इन्होंने? यस मैम। यस मैम। तो कैपिटलाइजेशन पीरियड में ही फॉल होना चाहिए ये इन्वेस्टमेंट वाला पीरियड भी, यानी कि 1 मार्च से लेकर 4 महीने के लिए कर दो। 1 जुलाई तक आपने इन्वेस्ट करके रखा। ये आपने किया है इन्वेस्ट। कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया? पूरा थोड़ी किया है। 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। इसको इन्वेस्ट कर दिया तुमने 6% पे। तो ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट का पीरियड आपके कैपिटलाइजेशन वाले पीरियड में से ही होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कई बार ज्यादा पीरियड के लिए भी हो जाता है, हमें उससे मतलब नहीं है। जो कैपिटलाइजेशन वाला पीरियड है उसी में ही इन्वेस्टमेंट वाला पीरियड होना चाहिए, तभी हम उसको नेट ऑफ कर पाएंगे। तो अब ब्याज निकालते हैं 10 महीने का। कितना आ रहा है? 24 लाख पे 8%, 10 महीने का चीटिंग कर लेंगे इधर से। 160 आ रहा है ना? यस मैम। और इनकम कितनी बन रही है? 20,000। ये चेक कर लेना, इसके नंबर्स पे मत जाना। इनटू कितने महीने निकल रहे हैं ये? पूरा मार्च, अप्रैल, मई और पूरा जून। जुलाई तो हुआ नहीं, 4 महीने हुए। 4 months। यस मैम। कितना आ रहा है? 20,000। तो कितना अमाउंट कैपिटलाइज होगा? 140। आंसर इज ए। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ए नहीं आया, गलती पकड़ में आई, तुमने क्या गलती करी? ये क्लियर हुआ? एंड माय फीडबैक फॉर टुडेज क्लास, बोरोइंग कॉस्ट को वापस करो। जिनका भी आंसर गलत था, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये एग्जाम में हर बार आता है। आपको सबसे पहले अपना बोरोइंग कॉस्ट को जो कैपिटलाइज करना है वो पीरियड डिसाइड करना है। उसी पीरियड में से क्या कभी पैसा इन्वेस्टेड था? अगर था तो वो माइनस होगा। इन्वेस्टेड ज्यादा देर के लिए भी हो सकता है, लेकिन मुझे उसी पीरियड वाला इन्वेस्टमेंट पीरियड उठाना है। यानी कैपिटलाइजेशन पीरियड में कुछ भी इन्वेस्टमेंट का पीरियड रहा वो ही माइनस होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ऋतु बोलो, क्या क्वेश्चन है बच्चे? मैम अगर कोई मशीनरी पे अगर मतलब उसके बनने के बाद उसके ट्रायल्स लेने पड़ते, उसके बिना वो आप मतलब कुछ प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो वो ट्रायल्स के कॉस्ट भी कैपिटलाइज होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इफ इट इज एसेंशियल फॉर मेकिंग इट रेडी टू यूज, इट इज डेफिनेटली टू बी कैपिटलाइज्ड। बिना उसके अगर वो काम आएगी ही नहीं तो फिर उसको कैपिटलाइज करोगे तुम। ठीक है,
चलिए जी, तो आज इतनी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्लीज भाई ये दिस हैज टू बी डन अगेन। जितने लोगों का भी आज टारगेट पूरा नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास तक पूरी करके बैठना। मैंने तुम्हें बोला ना 1 घंटा अपन पढ़ेंगे, इस 1 घंटे में या तो तुम सवाल पूछ लो या फिर मैं पूछ लूंगी। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। हरीश, यू वांट टू आस्क समथिंग? मैम एक क्वेश्चन था। बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 था, हाउस प्रॉपर्टी वाला, वो समझा नहीं था। 1 मिनट रुको। हाउस प्रॉपर्टी? हाँ, हाउस प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सॉरी। अच्छा मैंने कहा हाउस प्रॉपर्टी टैक्स में थी यार, यहाँ कहाँ से आ गई? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। रुको एक बार। मैम एक सिर्फ ऐसे जनरल क्वेश्चन था। आप जो बोलते हो एग्जाम किट में से क्वेश्चंस करने को जो एज होमवर्क देते हो, वही करके आने सेक्शन अभी के डाउट सेक्शंस के लिए, या एक्स्ट्रा भी करना है? नहीं, अभी वही, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स तुमने करे ही नहीं होंगे ना, यू वोंट बी एबल टू डू दैट। ओके, तो जैसे जैसे आप मतलब सेशंस में रिकॉर्डिंग में बोलते हो कि ये करना है, उतना ही करना है बस, और जो ट्रैकर में है बस उतना ही। करेक्ट, उतने ही करने हैं। ओके मैम। हाँ हरीश, 11 पूछ रहे हो? यस मैम। अच्छा बताओ मैम, इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था वो कंसेप्ट नहीं समझा था। 12,000 माइनस 3600 करो पहले तो। हाँ, आपकी ये रिटन डाउन वैल्यू आएगी जी। ये किस दिन की आएगी? 1 अप्रैल की आएगी, क्योंकि 1 अप्रैल के दे रखे हैं आपको ये जी। ठीक है। 12,000 माइनस 3600। हाँ, आप रिवैल्यूएशन कब करते हो? 1 अक्टूबर को कर रहे हो। कितने महीने बाद? 1 अप्रैल से 6 महीने बाद। हाँ। तो पहले तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दो 12,000 माइनस 3600 पे। अच्छा, 20 ईयर लाइफ है ये, इस पे कैसे लगेगा डेप्रिसिएशन भाई? 20 इयर्स ओरिजिनल लाइफ है तो क्या WDVS असेट की 16,400? नहीं 16 कहाँ से आएगा? 8,400। ठीक है, 8,400। अब यहाँ इन्होंने साल दे रखे हैं, मैं इसको डेप्रिशिएट कैसे करूं? मुझे क्या पता कितने साल बचे हैं? हम 12,000 के हम डिवाइड करेंगे टोटल लाइफ से, फिर हमें 1 साल का मिलेगा, तो हम देख सकते हैं कि ये जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन वो कितने साल की होगी। वाओ, इम्प्रेसिव। 12,000 इज द कॉस्ट ऑफ द असेट। आपको इसको खत्म करनी है कितने सालों में? 20 इयर्स में। यानी हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? 600। यहाँ पे इतना डेप्रिसिएशन कैसे लग गया? इसका मतलब असेट कितने साल पुराना है? 6 साल पुराना। यानी असेट की लाइफ 6 साल निकल चुकी है। तो ये जो 8,400 का अमाउंट है, ये मुझे अब कितने सालों में राइट ऑफ करना है? 14 इयर्स। ठीक है, 14 इयर्स में करना है। तो 14 इयर्स के हिसाब से इसका डेप्रिसिएशन अब कितना आएगा? 600। ये तो पूरे साल का है, लेकिन मुझे कितना चाहिए? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का। हाँ 6 मंथ्स का। हाँ मुझे सुनाई दिया 6 आंसर। 6 मंथ्स का, यानी मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए 300 का। करेक्ट? वरना वैसे डायरेक्ट भी ले सकते थे हम, ये 14 से डिवाइड करने की बजाय हम 600 का डिवाइड बाय 2 भी ले सकते थे 6 मंथ्स का। तो असेट की WDV कितनी बचेगी फिर? यानी कि 1 अक्टूबर को असेट कितनी वर्थ का है? 8,400 माइनस 300, दिस कम्स टू 8,100। करेक्ट? 8,100 का है 1 अक्टूबर को, और ये कितने का रीवैल्यू हो गया? 10,800 का। अब क्वेश्चन क्या रिवैल्यूएशन गेन पूछ रहा है? अगर पूछ रहा है तो रिवैल्यूएशन गेन निकाल दो, गेन कितना हुआ। और क्योंकि ये प्रॉपर्टी है तो ये रिवैल्यूएशन गेन कहां से एडजस्ट होगा? P&L से ना? हाँ OCI अनरियलाइज्ड गेन, OCI से रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा।
अब क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्या जाएगा, उसने पूछा भैया डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो एक तो इस साल का डेप्रिसिएशन है फर्स्ट 6 मंथ्स का 300, नेक्स्ट 6 मंथ्स का कितना डेप्रिसिएशन होगा, अब वो कैलकुलेट होगा 10,800 पे। नेक्स्ट 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट होगा, करेक्ट। अब लाइफ कितनी बच रही है असेट की इस डेट पे, 1 अक्टूबर 2014 को असेट की लाइफ कितनी बची, 14 साल थी यहाँ पे, यहां से यहाँ 6 महीने और निकल गए। अब कितनी लाइफ बची है सेट की, 13.5। तो 10,800 को राइट ऑफ कर दो 13.5 में, कितना आएगा ये, बहुत अजीब सा नंबर नहीं आएगा, 800 पूरा पूरा नंबर आ रहा है। मैम यानी 6 मंथ्स का होगा ना कैलकुलेट, 400 डेप्रिसिएशन। हाँ, राइट 6 months का कैलकुलेशन कितना आ रहा है, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस, 700। अच्छा ध्यान रखना, एक ये बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, यहाँ पे आंसर डाल देते हैं 7 लाख, ये 000 दे रखे हैं क्वेश्चन ने, आपको क्या लिखना है, सिर्फ 700, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको एक तो 5 स्टार मार्क करो, दूसरा इस तरह के क्वेश्चंस को ना टुकड़ों टुकड़ों में करना, यानी पहले पहुंच जाओ 1 अप्रैल तक, फिर पहुंचो 1 अक्टूबर तक, उसके बाद में पहुंचो नेक्स्ट डेट तक, इसलिए इसको फेजेस में करना, इस तरह के क्वेश्चंस पक्का आते हैं एग्जाम में, और ये एडजस्टमेंट्स आपके सेक्शन सी में भी होते हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, और मार्क करो कि ये जब हम रिवीजन करेंगे ना तब भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे, मार्क करो। समझ में आया हरीश, ये क्लियर हुआ? जी मैम। चलिए जी, नुजैल आई हैव शेयर्ड वन प्लानर व्हिच इज देयर ऑन द एलएमएस, वहां से पता चलेगा, मैं तुम्हें सच बताऊं मुझे याद नहीं आ रहा है, प्लानर में दिखेगा। तिब्बत वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट कराया है तिब्बत वाला, ओए सारे करा लो तुम मेरे से, नहीं ये भी इम्पोर्टेंट है कि तिब्बत वाला, ये इम्पोर्टेंट बताना है या सॉल्व करके बताना है? नहीं मैम इम्पोर्टेंट है, क्या बताऊं, रुको एक बार देखने दो, कहाँ गया वो, मैंने क्लास में कराया था क्वेश्चन नंबर 10। ये ठीक है यार, मतलब इसको इम्पोर्टेंट नहीं बोलूंगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट डिलीवरी के लिए जरूरी है क्वेश्चन, तो ये तुम लोगों को एग्जाम के टाइम नहीं रिवाइज करने की जरूरत है, ये मुझे पढ़ाते टाइम कराना पड़ा था, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट बनता है कि अलग अलग 3 आइटम दिए हुए हैं, तीनों की लाइफ अलग अलग है, तो तीनों के डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट होंगे, तो इसको रिवाइज मत करना, डू क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? यस मैम। और बताओ मैम, आपका सेशन देखने के बाद एक बार पूरी बुक रीडिंग भी करनी है क्या? कई बार ना मेरे को मना करते हुए डर लगता है कि बच्चे बिगड़ नहीं जाए। नॉट नीडेड। चलो ओके, अब जिनको भी पता नहीं है कि नेक्स्ट टारगेट क्या है, एलएमएस पे सेकंड आइटम एक प्लानर है, वो एक कैलेंडर की तरह बना हुआ है, उसमें देखना कि आपको नेक्स्ट सेशन तक क्या प्रिपेयर करके आना है। लेकिन आज तुम लोगों ने ना 10 के 10 प्रॉब्लम्स करा लिए मुझसे, इसलिए प्लीज ऐसा मत करो, वरना खुद तो तुम किसी चीज में स्ट्रगल ही नहीं कर पाओगे। सबसे अच्छी बात है तुम्हारे ग्रुप पे जो डिस्कशन चलता है, वेरी इंप्रेसिव, कीप ऑन कंटिन्यूइंग दैट, कोशिश करके अपनी कुछ प्रॉब्लम्स वहां सॉर्ट आउट करो। रीजन बीइंग, अगर सारे क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व करा लोगे तो एग्जाम में तो मैं नहीं होंगी ना, इसलिए खुद थोड़ा सा ये देखो कि अगर पीछे बुक में आपका वाला आंसर मैच नहीं हो रहा है, उन्होंने क्या रीजन दिया है उसका, वो क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिवली आपको पीछे का सोल्यूशन देख के समझ में आना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है। अगर सोल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आ रहा तो चिंता की बात है। और आज जिस तरह से अभी हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, हर सेशन में आई वांट दिस प्रैक्टिस टू बी डन, तो थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे रखो कि तुम लोग सॉर्ट आउट खुद करना चालू करो, आगे वालों में तुम्हें एग्जाम किट लाइब्रेरी में से भी हेल्प मिलने लग जाएगी, ठीक है? कि एग्जाम किट लाइब्रेरी में कुछ क्वेश्चन अटक रहा है, सीधा वहां जाओ, चेक करो, ग्रुप पे डिस्कशन खूब सारे करो। नेक्स्ट वाले सेशन में फिर तुम लोगों से पूछूंगी कि हाँ भाई इसका क्या हुआ, और अब जो क्वेश्चंस करो उनको टाइम लिमिट में करना भाई। एक मेजर प्रॉब्लम होती है कि बच्चे पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते, हमें वो नहीं करना, पेपर छूटने मत देना बिल्कुल भी। सो इन एनी केस यू हैव टू प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस विद इन सम टाइम लिमिट। ये नहीं होना चाहिए कि 2 नंबर के क्वेश्चन में बैठे हैं 15 मिनट, वो मत करना, विद इन टाइम लिमिट करना, समझे? गॉट इट? गॉट इट? यस मैम। चलिए जी,
सो वील कैच अप इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक जोर लगा के पढ़ते रहो, और जिन्होंने टारगेट कंप्लीट नहीं किया है, फर्स्ट कंप्लीट दैट टारगेट. ओके, चलिए. ओके गाइज, बाय, गुड नाइट. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Thank you.